टीचर्स को इंसेंटिव दे के जी अगर आप दूसरी शिफ्ट करेंगे तो हम आपको इंसेंटिव देते हैं, वरना हम नए टीचर्स को लेकर आए, वहाँ बच्चों को पढ़ाएं जी। जो बच्चे आपके 2.5 करोड़ दे के, मोहम्मद खान जूनियर के वक्त 13% से 24% पे आपका लिटरेसी रेट गया था। उसके बाद आप मुझे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब आप सीव्यू पे जाते हैं, कोने पे प्लॉट था, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को जो गाड़ी साफ करते हैं, फूल बेचते हैं, वाइपर से शीशा, उनको पढ़ा रही थी जी। उनको उठा के एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से उठा के भगा दिया। तो किस किस्म का आप बात करेंगे जी एजुकेशन सिस्टम हमारा। नौजवान, अभी आपको पता है ये जो हादसा हुआ उस लड़के, उसके बाद एक मैंने पढ़ा उसके वालिदैन क्या कह रहे हैं कि जी अगर आपका बच्चा केपेबल है और उसके आप पैसे उसको मुल्क से बाहर निकालें। हमारा नौजवान क्यों जा रहा है? मेरा सवाल है मौजूदा हुकूमत से इससे कि जी नौजवान बाहर क्यों जा रहा है? अगर इस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम आपका उस बच्चे को पढ़ाने के बाद नौकरी नहीं दे सक रहा तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा? मेरी मिसेज ने 23 ईयर्स DHA में पढ़ाया है। DHA एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उसके 12 से 14 हैं स्कूल्स हैं, सारा कुछ है। वहाँ क्या है उसमें मैं बात बताता हूँ, वहाँ पर अगर आपने बच्चे को गलती पे डांट दिया, नेक्स्ट डे यू विल रिसीव द एडवाइजरी नोट। हमारे वक्त में हमें अगर टीचर थप्पड़ मारता था ना, वालिद को जाके बताते थे कि जी यार टीचर ने थप्पड़ मारा, और दूसरा थप्पड़ मारते थे कि भाई क्यों मारा, क्या गलती की तुमने। यहाँ आजकल स्कूल जो है उनको ये फिक्र होती है कि जी अगर हमने बच्चे टीचर की कंप्लेन पे बच्चे के खिलाफ एक्शन किया तो हमारे तो स्कूल से बच्चे चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइम एडमिशन नहीं होगा जी। तो ये सिस्टम के जब तक हम इसका एक ग्रैंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, यासिर, हमारे नौजवान बाहर जाते जाएंगे और आपके यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा इब्राहिम साहब, इसमें 2-3 चीज़ें देखिए कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो एक आपने निशानदेही की कि हम अपने जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, ये गवर्नमेंट की हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम पीली टैक्सी, काली टैक्सी, हरी टैक्सी तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों तो हम क्या उनको ये पीली टैक्सियां, काली टैक्सियां देंगे? ये हमारी बड़ी अच्छी बात की। इसका मतलब ये है कि हम चाहते नहीं है कि हम उसको अपने लेवल तक लेकर आएं। एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़िए। स्कूलिंग की आपने बात की कि बेसिक एजुकेशन के अंदर क्या हो रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एजुकेशन सिस्टम मौजूद है लेकिन उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट सही तरह से नहीं किया जा रहा। उसकी वजह ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। दूसरी बात ये कि जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनफॉर्चुनेटली वो भी फुलफिल नहीं कर रहा है। जैसे आपने पेरेंट्स का तस्करा किया, अभी इनसे भी आलम भाई से बात होगी कि जब आप इस माइंडसेट के साथ भेजेंगे बच्चों को, प्रोटोकॉल गाड़ियों के साथ, गार्ड्स के साथ भेजेंगे, उसने क्या खाक जाकर पढ़ना है उधर? बिल्कुल सही बात, उसने वहाँ पे बदमाशी बनना है, उसने जाकर अपनी धौंस और वही दिखानी है, और हो भी वही रहा है। फिर इवेंचुअली ऐसे बच्चे क्या होता है, वो बीच सड़क के ऊपर या तो खुद को मार लेते हैं या किसी और को मार देते हैं, और फिर इस मुल्क की जिंदगी खत्म होती है। तो ये हमारे पेरेंट्स भी समझने के लिए तैयार बिल्कुल सही बात है। तो हमारी अपनी जो हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं फुलफिल कर पा रहा है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो डायरेक्शन किसी के पास नहीं है। अभी कुछ देर पहले स्पोर्ट्स पे बात हो रही थी, कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी भी आप सेगमेंट को देख लें, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में जाकर देख लें, आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। यहाँ बैठकर पिछले 8 साल से तो एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। मजे की बात यह है आज भी वही मसला है जो 8 साल पहले था, बल्कि 8 साल से तो मैंने बात करना शुरू की है ना, उससे पहले 20 साल पहले भी यही मसला था, यही मसाइल थे। ऐसा ही है जी। अब बताइए क्या किया जाए। दूसरी बात ये, हर दफ़ा प्रॉब्लम ये है, छुट्टियां खत्म हो गई, बच्चों ने फ्रेश स्टार्ट किया। मैं आज भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, कोर्सेज अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नया तालीमी साल शुरू हो जाएगा, बच्चे बैठे हुए बोर्ड के ऊपर, के बोर्ड से कोई गाइडलाइन आएगी, नए कोर्स की आएंगी, टेक्स्ट बुक आएंगी, वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो इनसे जान लेते हैं। जी अब फरमाइएगा कि मसला आज भी मौजूद है। यासिर भाई, सबसे पहले जो है मैं बात यहाँ से अपना स्टार्ट लेता हूँ। देखें, इस हमने जो है 1947 से जब दो कौमी नज़रिए पे हमने अपना ये मुल्क लिया ना, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमारी कौम ये समझी कि 2 कौमी नज़रिए का ये मतलब था कि एक गरीब तबका और एक अमीर तबका, ठीक है। हमने इसको 2 चीज़ों पे डिवाइड कर दिया, सही है। अब आप देखें, जो सर बात कर रहे थे या आप बात कर रहे थे, यहाँ पर एजुकेशन में 2 तबके आ जाते हैं, एक एलीट क्लास आ जाती है और एक मिडिल क्लास आ जाती है, ठीक है। अब आपने जिनकी बात की कि वो स्कूल को जो है बच्चे जाते हैं, एसी गाड़ियों में जाते हैं, एसी क्लासरूम मिलते हैं, सारी चीज़ें, तो आपको पता है फिर वो उसी तरीके से बन के भी निकलते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। फिर वही आपको डिफेंस में हर दूसरे दिन जो है चौराहे के ऊपर जो है ना एक वाकया नज़र आता है कि ये शहजादे उतरते हैं और गरीबों के ऊपर जुल्म कर देते हैं, सही है। और फिर उनके ऊपर कोई FIR भी नहीं होती, कोई मामलात भी नहीं होते, वो सारे मामला सेट हो जाते हैं। और फिर यहाँ तक जो है
फिर ये बच्चे जब यहाँ एलीट स्कूल से पढ़ लेते हैं तो इनके लिए पहले ही जो है हमारे हवाई अड्डों पे हवाई जहाज तैयार खड़े होते हैं कि इनका पहले सेटअप बना चुके होते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, अब जाए तो जाए कहाँ, मिडल तबका जो है। ठीक है, एक तो वो अब आपने बात की कि एसी रूम में, एक एसी कार में बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, लेकिन हम जिस एरिया को जो है हम मदफाती इलाकों में जो है स्कूलों को देख रहे हैं, वहां पर तो ऐसा भी आता है कि बच्चा जो है वो असेंबली में जब खड़ा होता है तो वो गिर जाता है, जब वजह पूछी जाती है तो वो नाश्ता नहीं करके आता, जब उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो वो ये कहते हैं खाने के लिए कुछ था नहीं, हम कहाँ से इसको खिला के भेजते। ठीक है, हमने दोनों तरफ सर ये इसको हमने जांचना है, और ऐसे बेइंतहा जो है वो आते हैं। और हम देखें स्कूल जो चलता है वो अखराजात अपने फीसिस से पूरी करती है गवर्नमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर को जो है कोई भी वो नहीं करता है, सही है। तो फिर हम तो कहेंगे बच्चे को फीस लाए, हम ये पीछे नहीं देखेंगे उनके पेरेंट्स के साथ या उनके घरेलू हालात कैसे चल रहे हैं। अब वो बच्चा जब पहली दफा जाके कहेगा कि स्कूल वालों ने फीस मांगी है, तो वो प्रेशर सारा बच्चों को, उसने क्या पढ़ना जब उसको इतना कुछ सुना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि भाई एक तो हम अपने खाने से, मेडिकल की जरूरियात से, मकान के रेंट से तंग हैं, एक तो हम तुम्हारी फीस से तंग हैं और फलां फलां। उस बच्चे का मुस्तकबिल कहाँ है? वो या तो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक जाएगा, और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक वो चला भी गया तो ये हमारे फिर बोर्ड बैठे हुए हैं जहाँ पर जो है विदाउट कॉपीज चेक किए हुए जो है रिजल्ट दे देते हैं, आपको पता है। बिल्कुल ठीक है, और अभी भी कितने बच्चे, और कराची की तारीख में ये पहली दफा हुआ कि आपका रिजल्ट दे के, यानी बड़ा आ रहा है, हर कोई जा रहे हैं, एसोसिएशन वाले भी जा रहे हैं, दीगर भी जा रहे हैं और तबकात भी जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया, आपने 10 जो है जुलाई को रिजल्ट दे दिया, बिफोर 3,80,000 बच्चों का रिजल्ट दे दिया। ये पीछे कोई नहीं चेक कर रहा कि 1,80,000 सिंधी की कॉपियां आपने 3 दिन में कैसे चेक करा ली। ठीक है, ये आपने कॉपियां इतनी जल्दी, आपके पास कौन सा इतना मैकेनिज्म था या आपके पास इफरादी कुव्वत थी कि आपने चेक करा मशीन के अंदर डाल के? ना सर, कोई मशीन नहीं थी, वो मशीन के बगैर ही चेक वो हो गई और बच्चों को उसके ऊपर रिजल्ट दे दिए गए, कॉपी को चेक करने की जरूरत। अब जो सी और बी ग्रेड का बच्चा था वो A1 ग्रेड में आ गया, जो A1 ग्रेड का बच्चा था वो C ग्रेड में चला गया, और कुछ बच्चों को वो जो है उनकी कापियां जिन सामने नहीं है, कुछ चीजों में आई, उनको एब्सेंट करके रिजल्ट टाइम पे और मुबारकबाद और सब कुछ हो गया। आज देखें सर, 10 जुलाई गुजर गई है, आज जो है 10 अगस्त है, 1 महीना ऊपर हो गया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की मार्कशीट अभी बच्चों के हाथ में नहीं आई है। ठीक है, तो इस पैमाने को आप क्या कहेंगे? इस चीज को हम किसी तरीके से इसकी तरफ आ रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये भी आप जो कॉपी चेकर की बात कर रहे थे, कॉपी चेकर का मैंने इंटरव्यू ले लिया और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद 2 दिन तक मैं सो नहीं सका। तो ये जब सूरत हाल होगी, यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सिंध के अंदर, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर, तो फिर आप यही कुछ होगा जैसे अभी आलम शेर रवान साहब फरमा रहे थे। फ्रॉम दी ब्रेक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले किचन के मनाजिर हमने आपको दिखाए, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह हमारी डिश ट्रैवल हो रही थी। और कौन सा मूव होता है वो, आपने क्या ना अराउंड द वर्ल्ड मूव हमने दिखाया आपको। शेफ़ ना हमारे प्रोग्राम के जो है ना एक शाइनिंग स्टार हैं, और वो माहौल का बड़ा ना वो चेंज कर देते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अगर आप भी अगर शेफ़ के साथ आकर ये मोमेंट में हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें क्वेरीज भेज दीजिए। टॉपिक की तरफ आते हैं। या सिर्फ पूरी दुनिया में हमने देखा है जो मॉडर्न अप्रोच है एजुकेशन के हवाले से, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्किल से डेवलपमेंट होती है, क्वेरीज लोगों में जनरेट की जाती हैं, फिर उसके प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन होते हैं वो बच्चे आपस में खुद निकालते हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बट हमारी अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिशनल जो अप्रोच है ना, वो यहाँ पर सिर्फ यही है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, रटा लगाना है और उस पर एग्ज़ाम्स में आपने क्लियर करना है, जॉब आपको मिलनी है नहीं मिलनी, आपका करियर बनना है, ये हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो हमारी अप्रोच है ना, यहाँ पर भी हम लैग करते हैं। क्या कहेंगे शेर रवान साहब? से आपने कहा बहुत अच्छी बात है। आप देखें ना, सबसे पहले हमें अपने एजुकेशन सेक्टर में जो है बड़ा जो है सीरियस होना पड़ेगा। जब हम अपने इस डिपार्टमेंट को एक तजर्बागाह बना देंगे, अभी तक तो हम ये फैसला नहीं कर पा सक रहे कि हमने स्कूल की टाइमिंग क्या करनी है। कभी हम एक दिन छुट्टी का ऐलान कर देते हैं, कभी कहते हैं आप जो है हफ्ते को स्कूल खोल रहे हैं, कभी हम कहते हैं बंद कर देंगे, और कभी जो है हम कहते हैं या 2:30 बजे शुरू होंगे, कभी कहते हैं हम 1 बजे शुरू होंगे, और कभी कहते हैं कि ये पुराने टाइम पे आ जाए। ठीक है, अब जिस जो है हमारे एसी रूम्स में जो बैठे हुए ये फैसला कर रहे होते हैं कि आप 2:30 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बच्चे आएंगे, हफ्ते को आप छुट्टी कर लें और स्कूल टाइमिंग बढ़ा दें,
आप इनसे ज़रा ये पूछिए, आपका के इलेक्ट्रिक किसी जगह पे भी या वापडा किसी जगह पे आपकी बिजली फ्राहम कर रहा है? नहीं कर रहा। या किसी जगह पे आपने बिजली का इंतजाम गवर्नमेंट स्कूल में backup किया हुआ है? प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर लें तो इतना टाइमिंग में एक बच्चा मासूम जो सुबह से घर से लंच नाश्ता करके आता है, ब्रेकफास्ट, और जैसे मैंने पहले कहा कुछ उसमें किए हुए भी नहीं होते, तो वो किस तरीके से इतना टाइम गुजार सकता है? और एक बच्चे की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा आप उसको कैसे पढ़ा सकते हो, कैसे सिखा सकते हो? तो हमें पहले जो है एजुकेशन को, ये तजर्बागाह हमने बना के रखा हुआ है, हम इससे बाहर निकलेंगे तो फिर ही कुछ हम कर पाएंगे। और दूसरा जो है कि मैम ने जिस तरीके से कहा कि हम अभी ये इसी तरीके से जब तक हम एक्टिविटी की तरफ नहीं जाएंगे तो अब जो है जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड है वो ये हो चुका है कि ये हमारा रटा रटाया जो है ये वाला सिलेबस वो नहीं चाह रहे। और फिर दूसरी बात ये है मैम, अभी जो है आप सर्वे कर लें यासिर भाई के साथ किसी दिन जाके उर्दू बाजार का कर लें या दीगर कर लें, अभी तक प्राइवेट पब्लिशर है या गवर्नमेंट का पब्लिशर है, बुक्स नहीं है, एक बुक्स को लेके फोटो स्टेट करके हजारों रुपए में वो दे रहा है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स की वहां पर हुई अब एक बुक्स जो है जो 2000 की या 2500 की आ रही है, वो 18,000 की, 16,000 की और 32,000 रुपए पर वो एक एक बुक प्रिंट होके पेरेंट्स को मिल रही है। ये तो एलीट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। गरीब का बच्चा कहाँ जाए, वो कहाँ से ले? वो किताब नहीं है तो चलो ठीक है फिर एग्जैक्टली, अल्लाह हाफिज, फिर अगले साल देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। राइल साहब की तरफ आते हैं ज़रा। हमारा अभी कुछ देर पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बात कर रहे थे आप, वो ये कि नेशन बिल्डिंग सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए ये सारी पॉलिसीज़ ये आप कर लेंगे, एक वक्त आएगा शायद ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए, और अगर आप नहीं करेंगे, जैसे हमारा ने भी बड़ी अच्छी बात की, ये जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं ये पूरी दुनिया में इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिप्लेस कर दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में फोकस है, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बात हो कि कंपाउंड एक स्टडी होती है, एक मॉड्यूल ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर ग्रुप स्टडी होती है, बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है, एक उनको एजेंडा दिया जाता है, उसकी कंक्लूजन वो कैसे निकालेंगे, ये एक्टिविटीज होती हैं डिफरेंट तरह की जहाँ पर वो स्किल्स पर काम करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब राइल साहब सवाल ये है कि यहाँ तो हाल ये है रात के 4 बजे तक ये जाग रहे हैं। अभी फूड स्ट्रीट्स का आपने तस्करा किया था, मैं हैरान होता हूँ कि फूड स्ट्रीट्स के ऊपर हमारा जब जाते हैं तो ऐसा रश हमें नज़र आता है कि शायद हमारे पास खाने के अलावा और कोई एक्टिविटी बची नहीं है। जिस कौम की प्रायोरिटी में सिर्फ खाना रह जाएगा, आप कैसे वो नेशन बिल्ड कर सकते हैं? पहले तो ये समझाएं। बात की थी मैंने लोगों से, 1-2 लोगों से सवाल किया, यार घर में खाना नहीं पकता जी, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर आप अगर फूड स्ट्रीट चले जाएं, कराची शहर की जितनी भी हैं जी, 1 दर्जन से ज़्यादा है, वहाँ आपको रश मिलेगा। देखिए इसमें टाइमिंग होनी चाहिए, एक टाइम फिक्स कर दें, लंच का 1 बजे तक कर दें, खत्म, उसके बाद बंद कर दें। शाम का 6 बजे से 8 बजे तक कर दें, 8 बजे के बाद बंद कर दें। आपको याद होगा कोविड के ज़माने में सुबह 6 बजे मार्केटें खुलती थी, शाम मगरिब के वक्त बंद। लोगों ने कहा कि जी हमें इस कारोबार में, कोविड में कारोबार में बरकत हुई और ज़्यादा पैसा कमाया। इसके ऊपर हम करें ना, हमारे ताजिरों को आप बोलेंगे जी ज़रा 8 बजे करें, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। दूसरी बात और देखें एजुकेशन सिस्टम पे है, देखिए आपसे मेरा यासिर सवाल, आपने बजट देखा है एजुकेशन में कितना पैसा रखा हमारी चारों सूबाई हुकूमतों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कितना रखा है? पीनट्स है। MNA MPS की तनख्वाह बढ़ जाती है, वजीरों की बढ़ जाती है, लग्जरीज ले लेती है, FBR के लोगों को 12-12 करोड़ की गाड़ियां मिल रही हैं, 300 गाड़ियां लिए जा रही है। वो पैसा आप एजुकेशन में क्यों नहीं सब करते, जहाँ आपकी नेशन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट है। प्राइवेट को छोड़ते, मैं इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की बात करूँ, गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी, अपने स्कूलों को लिफ्ट करें ना, उसका स्टैंडर्ड बनाए। देखें मैंने 1979 में मैट्रिक किया था, वही सिलेबस अभी भी आप खोल के बैठ जाए, कोई 19-20 का फर्क नहीं है, वही चीज़ें रट्टाफिकेशन करके, रट्टा मार के। फिर आपकी बात जो कर रहे हैं, ये जो पेपर चेक की बात कर रहे थे, आप बताएं इस दफ़ा कैम्ब्रिज के पेपर आउट होने से नहीं बचे। आपके आउट होते जब एग्जाम्स होते हैं, वीडियो आती है, पुलिस वाले मिले हुए हैं, दबा के नकल, जो बच्चा नकल करके पास होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जी जो एलीट क्लास बाहर, मैं सर्वे के बगैर बात नहीं करता, जो 17 लाख पाकिस्तानी बाहर गए हैं ना, आप यहाँ से डू यू इमेजिन उसमें मिडिल क्लास वाले कितने? 59% वो हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, एलीट क्लास नहीं है। जो भाई कह रहे थे जी एलीट क्लास का जहाज तैयार होता है, 59% वो लोग हैं जो मिडिल क्लास के। मैंने आपको पिछली दफा कहा था 18, 20, 19 ग्रेड से बंदा रिटायर होता है, 19 ग्रेड से जो पैसा मिलता है वो अपने बेटे को देता है, या मिडिल क्लास ने कोई चीज़ रख के, इस तरह करके ये है पूरी। आप सर्वे करें, आपको पता चल जाएगा 17.5 लाख में से 59% मिडिल क्लास का। देखिए अमीर को तो कोई मसला ही नहीं है ना, ठीक है। अगर वो पढ़ेगा
उसका बेटा तो ठीक है नहीं पढ़ेगा, उसके पास इतना पैसा है कि उसको जरूरत ही नहीं है कि जी बेटा उसका पढ़ ले, उसके तो घर चल के डिग्री आ जाएगी। ऐसा ही है। देखिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन का गवर्नमेंट अगर स्टैंड नहीं लेगी, बजट नहीं बढ़ाएगी, टीचर्स को फैसिलिटी नहीं देगी, स्कूलों को अपग्रेड नहीं करेगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। इसको अगर गवर्नमेंट नहीं सोच सकती, ना कौमी ना फेडरल लेवल की गवर्नमेंट सोचती है, ना सूबाई लेवल की। इस वक्त आप कराची में सर्वे कर लें जी, आप लोअर लाइन एरिया कराची में जाएं, लियारी में जाएं, उधर मंगो पीर में जाएं, आप मलिर कैंट में वो जो गोट है वहाँ जाएं, कितने स्कूल हैं, स्कूलों का हाल देखें ना। कुछ एनजीओज हैं जो काम करती हैं, मैं एक दो को जानता हूँ जिन्होंने स्कूल में जाके उनके वॉशरूम बेहतर किए, छतें बेहतर की। एक स्कूल की थी जिसके ऊपर वो नहीं थी, छत नहीं थी, प्लास्टर टूटा हुआ था और बच्चे बैठ के पढ़े थे, जिंदगी को खतरा था कि सरिये लटके बगैर गिर गया किसी बच्चे के ऊपर, बच्चों के ऊपर। और ऐसा इंसिडेंट और हो दूसरा चुका है। टाइमिंग की जो बात करें, देखिए आपने अभी टाइमिंग की बात की, एक आप जरा उसकी साइकोलॉजी पढ़ ले। बच्चे को 5 घंटे से ज्यादा आप एजुकेशन नहीं देते। सुबह 8 बजे स्कूल करें, 1 बजे छुट्टी करते हैं। हमारे वक्त था हम 8 बजे हमारा स्कूल लगता था, 1 बजे छुट्टी होती थी। 5 घंटे अगर आप उससे ज्यादा बच्चे को ड्रैग करेंगे, वो ये सही कह रहे हैं कि जी बच्चा फिर क्या पढ़ेगा, ब्रेन होना शुरू उसका ब्रेन हो जाएगा, वो फिर उसके दिमाग में कुछ आएगा नहीं, फिर रेटिफिकेशन, वो चीटिंग की तरफ जाएगा, ये सारा कुछ होगा। हमारा गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ सोचना चाहिए कि वैसे तो आपको पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है 70-80 साल का, तो भाई उसको उठाओ ना। उठाने वाले कौन है? आप लोग हैं ना, हम और आप तो नहीं है। हमसे जो होती है, हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तो फिर किस मुश्किल से अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि डिग्री लेके बच्चा घूम रहे होते हैं। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में 3.5 लाख नौजवान डिग्री लेके घूम रहे हैं, बैचलर्स एंड मास्टर्स की, जिनको नौकरी नहीं मिल रही। देखिए ना प्राइवेट इदारा देता है, प्राइवेट इदारे में आप जाएं, वो लिखता है कि जी 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस। एक जो फ्रेश ग्रेजुएट है मास्टर्स, वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? अगर हमारी प्राइवेट इदारे इन नौजवानों को अपने पास अकोमोडेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के पास वो कहता है जी हमारे पास वो नहीं है। अच्छा, मुझे आपकी बात से बड़ी इंटरेस्टिंग हुई याद आई, जो हमारे यहाँ ये जो प्रमोशंस और ये अखबार में इश्तिहार लगते हैं ना जॉब के, ये बड़े मज़े के होते हैं। एक दफ़ा पढ़ने का मेरा इत्तेफाक हुआ, एक दफ़ा तो नहीं, खैर बहुत दफ़ा ये पढ़ते रहे, हम खुद भी नौकरी की तलाश में रहे एक वक्त में। तो उसमें हमारा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि 26 साल के कैंडिडेट के लिए वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो 30 साल का रिक्वायर्ड होता है। ये कैसे मुमकिन हो कि 26 साल? पाकिस्तान में अमूमन ज़्यादातर लोग ना हमारे जैसे, जिनकी उम्र चाहे 30 साल ही हो, लेकिन वर्किंग एक्सपीरियंस कम से कम 60 साल का होता है। बड़ी अजीब बात है, अखबारों में रिक्वायरमेंट आती है। तो ये राइल साहब सूरत हाल आपके यहाँ इस तरह की है। देखिए अभी जैसे आपने सिस्टम कोलैप्स करने की बात हुई ना, अभी ये डिस्कशन चल रही है, ये कोलैप्स कर गया। मैं थोड़ा सा इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि अभी नहीं किया, ये बहुत पहले कर चुका था। हमें पता नहीं क्यों अभी आके सारी चीज़ें रियलाइज हो रही हैं कि हम कोलैप्स कर गए। नहीं जी, कोलैप्स हम बहुत पहले कर गए थे, हम 90s में कोलैप्स कर चुके थे। लेकिन हम एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, अब हमें मानना पड़ रहा है, क्योंकि हम सही कह रही हैं आप, बिल्कुल फंसे हुए थे। वो तो सही बात है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान देखे कोलैप्स, पाकिस्तान का सिस्टम देख लीजिए, आप अपने मुल्क के हालात देख लेना। एक एटमी कुव्वत है हम, ठीक है, उसके बाद सबसे कहते हैं कि मुझे एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत गरीब तरीन मुल्क जी। ये किसी ने एक लिखा था कि जी गरीब तरीन मुल्क और एटमी कुव्वत। तो बताएं आज कराची में 16 घंटे की लोड शेडिंग है। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली दुनिया में कहीं नहीं है इस वक्त। मौजूद तेरे पास नहीं है न्यूक्लियर पावर। आप पूरी दुनिया में कहीं किसी फोरम पे ये नहीं डिस्कस करते हुए किसी को सुनेंगे कि जी लोड शेडिंग हो रही है। आई मीन बाहर जाकर आप किसी से कहें कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है, वो एक लम्हे के लिए सोचेगा कि लोड शेडिंग किसको कहते हैं। अच्छा, फिर आपके यहाँ जो इदारा है, खासतौर पे बिजली की तकसीम कार कंपनी, जिसका यहाँ पर आपने अभी नाम लिया, अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं जी लोड शेडिंग नहीं है, लोड मैनेजमेंट है, आप लोड शेडिंग ना कहें। आई मीन ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, नहीं है लोग एजुकेटेड नहीं है, मगर सेंटिमेंट्स के साथ इस तरह खेलना, कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और गवर्नमेंट की फुली सपोर्ट है। मतलब आप इनके खिलाफ ना अदालत में जा सकते हैं, ना किसी फोरम पे जा सकते हैं, किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। आपको बताऊं, करें तो क्या करें? DHA में रहता हूँ जी। आप आइए, अगर आप ये कुरंगी रोड CSD से नीचे ग्रीन बेल्ट है जी, शाम 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक बस्ती के लोग वहाँ आते हैं, क्योंकि उनके पास लाइट नहीं होती। वो कहाँ जाएंगे? बीच में ये कहा गया कि जी इनको यहाँ से हटाएं, क्योंकि उसमें कुछ गलत लोग भी आते हैं, वो घरों में देखते हैं कौन आ रहा है, स्नैचिंग ये होती है। पर मेजॉरिटी वो गरीब लोग हैं, उनके पास 16-16 घंटे की लोड शेडिंग। फिर वो हमारे एरिया से कुंडे लगाते हैं, चलो जी उनके खिलाफ केयर एक्ट को प्रेशराइज किया, पर वो बेचारे जो
बस्ती वाले हैं जो 16 घंटे लाइट नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो उस तरफ रुख करेंगे ना जहाँ हवा है। देखिए जहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिस है, पानी है कराची शहर में, मेरा आपसे सब, मैं DHA में रहता हूँ, 50-60 हज़ार रुपए महीने के टैंकर डलवा रहा हूँ मैं, ठीक है। चले जी, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास इतने एरिया पर इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, ये 3 बेसिक्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो गवर्नमेंट का काम है देना। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके ऊपर बेसिक राइट देना किसका काम है? आपको पानी देना किसका काम है? बिजली देना किसका काम है? एजुकेशन देना किसका काम है? सेहत देना किसका काम है? आपने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, याद है वो जो वलीका हॉस्पिटल में, उसमें केसेस और बढ़ रहे हैं जी। अभी आया था कि जी उसमें 12 केसेस नहीं, उसमें 39 केसेस हुए। अब मुझे बताइए, जो कहते हैं कि जी दुनिया जहाँ के लोग आके यहाँ पे कराची में इलाज करा रहे हैं, ये इलाज करा रहे हैं, मुझे बताइए कि आपकी इस गवर्नमेंट को, मौजूदा जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो आपकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ आपको एक शहरी को प्रोवाइड नहीं करके दे रही। हमारे पास किस तरह के आ रहे हैं? आप साइकिल पे एम्बुलेंस बना रहे हैं। साइकिल पे एम्बुलेंस ही मजाक है ना। आप बताएं कि कौन साइकिल पे एम्बुलेंस बनाएगा? अगर एम्बुलेंस देखे एक एक्सीडेंट हुआ, वो किसी ने बड़ी अच्छी बनाई थी कि जी वो हुआ साइकिल पे जा रहा है, साइकिल वाला खुद नाले में गिर गया। एब्सोल्युटली। आलम भाई, लास्टली ये बताइए कि अभी तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, इससे पहले भी ये कर चुके। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर से वहीं पे हम खड़े हैं जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। यहाँ तो इतनी अनसर्टानिटी होती है, मैं आपको भी यकीनन इल्म में होगा, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड का चेयरमैन है, वो बेचारा, उसकी नौकरी अपनी इतनी ख़तरे में होती है कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले भी उसको कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना पड़ता है, उसको भी सेटिस्फाइड कर दिया जाता है। कर दें उन्होंने की कि मैंने बात की कि इतने % जो है वो बाहर बच्चे जाते हैं, ठीक है। मैंने एजुकेशन के लिहाज से बात की कि एजुकेशन के लिए जाते हैं, बाकी ये 59 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 78 जा रहे होंगे वो जॉब्स के लिए। जो मिडिल क्लास है ना, वो कभी भी एजुकेशन के लिए बाहर जा ही नहीं सकता, वो हमें पता है किन हालात से वो गुजर रहा है, ठीक है ना। तो वो जॉब के लिए तो जाते हैं। जब आप यहाँ पर कोई उनके लिए जो है नई जॉब्स पैदा करेंगे तो बच्चे तो वहाँ मजदूरियाँ करेंगे ना, जाके किसी मुल्क में बकरियाँ चराएंगे, कहीं ऊँट चराएंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, कहीं जाके पिज़्ज़ा जो यही डिलीवरियाँ करेंगे दूसरे मुल्क में। एक उनकी जान भी महफूज होगी, एक उनको रिस्क भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सर ने पहले एक बात उठाई थी कि वो कहीं पर जो है पढ़ा रहे थे और उनको हटा दिया। अब मैं यहीं पर आऊँ कि आप प्राइवेट सेक्टर को आप देखें, चले वो छोटा स्कूल है, इमारत में है, बड़ी इमारत में है, जैसे भी है, आप उससे जो है इतना इजी क्यों नहीं करते कि उसको आप रजिस्टर्ड कर लें? आप जब आपने इतना जो है उसका लेंथी जो है प्रोसीजर बना दिया कि आप ये भी करें, आप उसके अंदर ग्राउंड भी लाएं, फलां भी करें, ये चीज़ भी लाएं, वो चीज़ भी लाएं, तो वो ना हो और उसके बगैर जो है अनरजिस्टर्ड इदारे चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लाने के लिए आप उसके ऊपर इतने भारी जो है वो चीज़ें बना देते हैं कि आप ये मुकम्मल करेंगे तो हम आपको रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, करप्शन यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। वो आपको पता है जो अनरजिस्टर्ड होगा तो वो कैसे अपने स्कूल को रन कर रहा होगा। तो इसी तरीके से भाई वो हम उनको पुल के नीचे या दरख्त के नीचे या बाहर सड़क पर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम गली मोहल्लों में 10-10 स्कूल मौजूद हैं, आप उनको जो है ईजी उनका प्रोसीजर करें ताकि वो वहाँ पर आए। जहाँ पर आप चेयरमैन की बात की है ना सर, हमारे कराची के अंदर जो है कोई काबिल आदमी नहीं है, क्योंकि इस वजह से हमारा एक ही जो है हमारा सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है उसका जो है चेयरमैन हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है, जो कम से कम 4 लाख बच्चों का हर साल जो एग्जाम ले रहा होता है, उसका इजाफी चार्ज उसको दे दिया गया है, ठीक है। और रिजल्ट से चंद दिन पहले और फिर देख लिया रिजल्ट भी आ गया और मार्कशीट अभी भी नहीं आई, और अल्लाह करेगा ये मार्कशीट आने तक अब किसी दिन फिर आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि चेयरमैन दूसरा आ जाएगा। असल में सर वो ये है कि एजुकेशन को आप तजर्बा गाह मत बनाएं, इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करना अभी छोड़ दें। अभी जो है ये जो है आपकी कौम की रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर आप जो है संजीदा हो जाए, संजीदा हो जाए तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी से याद आया कि रीढ़ की हड्डी अगर है तो फिर कराची की सड़कों पर आप किसी को घुमा देंगे तो वो रीढ़ की हड्डी जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, बिल्कुल फिर अगले सेगमेंट में हमें कोई डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तो ये हमारा हाल है। तो सर ये सिचुएशन है। लास्टली में राइल साहब, ये तो बड़ी तकलीफ दे बातें हैं, अब ना चाहते हुए मुस्कुराना इसलिए पड़ता है कि ये रिक्वायरमेंट है, मगर दिल अंदर से कुछ कर नहीं सकते, तो खून के आंसू रो रहा है। ये सिचुएशन है, थक चुके हैं, हिम्मत खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद क्या करें, ना चाहते हुए ये बातें करनी पड़ती हैं, तैयार नहीं है। पढ़ा था अभी
कि 103 हार्ट अटैक्स पर डे हो रहे हैं कराची जी, में। एज क्या है उसकी, जरा एज देखिए। एज ब्रैकेट उनका 50 से 52 के अंदर, बल्कि और यंगस्टर और नीचे youngs हैं। वजह क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस है ना, आप जो कह रहे हैं, ये कह रही थी जी मुस्कुराएं, अब कराची वालों के लिए मुस्कुराने के लिए भी कोई चीज देंगे ऐसा ही है। ना, नहीं। स्ट्रेस मिलता है। देखें एक चीज सॉरी है, एक है, मैं बताऊंगी, आप जी, पहले बोले, आप चलिए। बताएं। वो एम्बुलेंस है, साइकिल वाली। उसमें तो हंसी आती है मेरी, क्या बोल सकते हैं हम, बोल सकते नहीं। देखिए जी यासिर, सिंसियरली अगर आपको इस मुल्क को उठाना है, आपको देखें कराची जो है वो कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है, वो आपने रीढ़ की हड्डी तो तोड़ी हुई है ना। ऐसा वो ही आपकी बताएं, आप एयरपोर्ट से आए कराची से, कहीं पे भी रोडों पे गुजर जाए, जैसा अभी आप कह रहे थे कि जी आपको फिर डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। कराची में मैं वो कहता हूँ ना, गवर्नमेंट की विल नज़र नहीं आती, ना कोई गवर्नमेंट की विल है, ना फेडरल ना प्रोविंशियल, किसी की नहीं। किसी की विल नहीं है। कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है। एजुकेशन, ये भी सही कह रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बेसिक है, आप उसको फंड करें, छोड़ दें सारा बजट। आप अगर मैं कहूँ हमारे फेडरल और प्रोविंशियल बजट का 40% आप एजुकेशन पे दें, मैं आपको गारंटी कहता हूँ या सिर्फ 5 साल के बाद आप इस मुल्क की तकदीर देख लीजिएगा। इस मुल्क के नौजवानों में पोटेंशियल है। मैं कहता हूँ जो हमारा कि भाई कह रहे हैं ना, बाहर जाके हमारा नौजवान किधर से किधर जाता है। आप देख लीजिए, डिग्रीज लेता है, सारा कुछ लेता है। मेरा बेटा बाहर है ना, उसने डिग्री ली, इतने अच्छे मार्क्स लिए, सारा कुछ, यहाँ बेचारा उसको जॉब नहीं मिली, वहाँ देखे सारा कुछ होता है, मेहनत की। घर के लोग, यहाँ के नौजवान जो हैं वो पढ़ने जाते हैं, वो आसाइशें छोड़ते हैं और जॉब करते हैं जी। पर वहाँ उनको पता है कि जी अगर मैंने 12 घंटे जॉब किए तो 12 घंटे के जो ईमानदारी मुझे से पैसे मिलेंगे। वो मेरे मिलेंगे। अकाउंट में आधे घंटे में कोई उसकी दुनिया आएंगे। की सारी ताकत बात नहीं। ये ना कि आप एजुकेशन सिस्टम के लिए गवर्नमेंट को चाहिए बजट बढ़ाएं, छोड़ दें अपनी फैसिलिटी जो है। भाई आप लोग तो जत्ती पुट्टी अमीर है ना, आपको क्या जरूरत है कि जी इतनी तनख्वाहें लेने की जरूरत है? सर जद्दी पुश्ती किधर अमीर हैं, एक साहब थे अभी इससे पहले स्पीकर रहकर गए हैं, स्कूल के हेडमास्टर थे, आज इंग्लैंड में घर बनाया हुआ है। किधर जद्दी पुश्ती अमीर हैं? नहीं, यही तो बात सारा कर रहा हूँ मैं कमाल है आपको कि कि जी। देखें जानो एजुकेशन भाई जी। सिस्टम देखें, हर चीज आप प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ सकते ना, गवर्नमेंट को आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी फंड करें ना कि जी अगर देखें सर्वे करें कोई स्कूल में कमी है, उस पर फंड करेंगे जी, आप अपनी बिल्डिंग अच्छी करें, अपने लेकिन सिलेबस फिर अच्छे अगेन करें। ब्रायन साहब, अब वो लोग विल कहाँ से लेकर आए, वो नियतें कहाँ से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, वो नहीं है अवेलेबल। बहरहाल जी दुआ कर सकते हैं, दुआ आप भी बस कीजिए, दुआ तो कर यही सकते आपके हम हैं, भी बस करें, एक आप चीज भी रह गई है करें। जो कह रही थी ना कराची वालों के या इस मुल्क के लिए, वो आखिरी चीज है दुआ। बिल्कुल देखिए दुआ कब असर लेकर आती है। चलें ठीक है, इसी हमें का लगता है इंतजार कि करें। कराची के हर कोने पे एक दुआ करने वाला शख्स खड़ा कर दे, क्योंकि निज़ाम बड़ी तो बस दुआ से ही वैसे चलने बात वाला ठीक है। है, तो बिल्कुल ठीक है, बहुत आपने अच्छी बिल्कुल बात ठीक किया। कहा, बहुत अच्छी बात। इसी बात के साथ प्रोग्राम लगे कि हम ये जो कौम अभी 14 अगस्त मनाएगी, झंडे भी उठाएगी, सारी चीज़ें करेगी, एक जोश आएगा, वलवला आएगा, यही कौम अपने हकूक के लिए क्यों नहीं खड़ी हो सकती? Exactly. दुआ के लिए खड़ी हो सकती है तो अपने हकूक के लिए क्यों नहीं खड़ी हो बिल्कुल सकती? खड़ी ये होनी हमें चाहिए। सोचना जब होगा। कौम बिल्कुल अपना ऐसा ही है। हकूक सोचना हक चाहिए, जानेगी, बिल्कुल। मांगेगी तो चोर दरवाजे खुद बंद होंगे। ऐसा ही है। चलें, अल्लाह करेगा कभी वो वक्त आ जाएगा, पता आ नहीं हम होंगे जाएगा। या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यही दुआ करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया Thank आलम you शेख so अमान much. साहब, राइल अशर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बड़ी खुलकर हमने गुफ्तगू की है, यकीनन बड़ी तल्ख बातें भी हैं, बड़ी सच्ची बातें भी हैं, सच्ची बातें ज़्यादा सच्ची हैं, बातें हैं, सुननी भी बिल्कुल। पड़ेगी, हमारा ये समझनी भी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक इसी सूरत हाल जिसका हमें सामना है। और अगर हम इसी से अगर गुजरते इन टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम का जो नाम है उससे हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि वेक अप पाकिस्तान। तो Exactly. पाकिस्तान को अब उठने की ज़रूरत है, अपने हक के लिए, अपने लिए Absolutely. स्टैंड आउट करने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम का यहाँ वक्त ख़त्म होता है। मुझे, यासिर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।